सुनील जी कंप्यूटेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपको जनरल स्टडीज़ के इतिहास सेक्शन से मध्यकालीन भारत का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक बतलाने जा रहा हूँ। वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में जानकारी इस तरह से देखिए, ऐसा है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक जिसकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु तो अचानक हुई, घोड़ा से गिर करके हुई। ये तो कोई सोची समझी, ये तो कोई युद्ध भी नहीं कर रहा था। तो मृत्यु जो उसकी 1210 ईस्वी में हुई, इसके बाद लाहौर में थोड़ी भागदड़ की स्थिति आ गई। कौन बने राजा? तो जल्दीबाजी में वहां के अमीर ने कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र संभवतः वो था आराम शाह, उसको गद्दी पर बैठा दिया। कुछ तो इतिहासकार ये भी कहते जो उसका पुत्र ये था ही नहीं। खैर, फिर भी ये विषयांतर विषय है। आराम शाह एक अयोग्य किस्म का शासक था, पियक्कर था, दारूबाज कह ले, अय्याश था। तो जनता ऐसे शासक को बहुत ज्यादा दिन झेल नहीं सकती है। जनता चाहती है ऐसे शासक जो पराक्रमी हो, शूरवीर हो, साहसी हो, उसकी रक्षा कर सके बाहरी आक्रमणकारी से। इन सब में इसके पास कोई गुण नहीं था। परिणति यह हुई कि मात्र 8 महीने के अंदर ही इसका ही रिश्ते का सौतेला बहनोई इल्तुतमिश ने इसको जल्दी ही, स्थान का नाम है दिल्ली के निकट जूद पड़ता है, उस स्थान पर इसको हरा दिया और आराम शाह मारा गया। अब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा और 1211 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा। इसका कार्यकाल 1211 से लेकर के 1236 तक है। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यकाल है। प्रश्न के दृष्टिकोण से बोरा में भर भर करके प्रश्न पूछा जाता है। ये जिसमें इल्तुतमिश जिसमें गद्दी पर बैठा, उस समय ये बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। बदायूं पड़ता है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए कि बदायूं का स्थान यहाँ है। दिल्ली से थोड़ा नीचे की ओर आइएगा तो बदायूं अभी जहां पर वर्तमान में है, वहां पर आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव का गढ़ है, एटा है, बिजनौर है, शाहजहांपुर है, ये सब उसके अगल बगल ही अवस्थित है। तो वहां पर अखिलेश यादव का गढ़ पहले से था, अभी भी है। तो इस बदायूं का ये गवर्नर था। मौका मिला इसको दिल्ली में शासन के लिए। ये बदायूं से उठ करके यहाँ पर आपको दिल्ली शासन के लिए, लेकिन अभी चूंकि केंद्र बिंदु तो था लाहौर में, तो लाहौर से जब इसने जीत हासिल कर ली आराम शाह पर, तो इसने तुरंत अपनी राजधानी का परिवर्तन कर लिया। राजधानी का परिवर्तन करके इल्तुतमिश अपनी राजधानी को दिल्ली ले आया। कारण यह था कि जब भी कोई शासक या जब भी कोई गद्दी पर आने वाला यदि अपनी ही किसी संबंधी को मार करके गद्दी पर बैठता है, या कोई सामंत यदि कोई घोषित राजा को मार करके गद्दी पर बैठे, तो उस स्थिति में उसको स्वयं डर लगा रहता था कि कहीं उसको भी कोई मार ना दे। तो प्रायः ऐसी स्थिति में राजधानी की परिवर्तन कर ली जाती थी। तो इसने लाहौर से राजधानी परिवर्तन करके ये दिल्ली ले गया और दिल्ली का ये राजधानी बनाया। इसलिए हम कई पुस्तक में ये कहा गया था कि वास्तविकता में दिल्ली सल्तनत का सही ढंग से स्थापना करने वाला ये इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश के बारे में जाने और आगे कि ये लाहौर से दिल्ली राजधानी परिवर्तन करने के साथ ऐसा नहीं है कि इसको गद्दी बड़ी आसानी से प्राप्त होने के बाद वो कंटिन्यू करता रहा। इसको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो ये जो अगल बगल के जो क्षेत्रीय अमीर थे या सरदार थे या सूबेदार थे, उन सब क्षेत्रों को, या जो लोकल राजा थे, उन सब लोकल राजा को हराना शुरू किया। तो इसने पहला शुरुआत 1226 ईस्वी में रणथंभौर के जो शासक थे उसको पराजित किया। रणथंभौर पड़ता है राजस्थान में, कोटा से थोड़ा ऊपर ही आप चले जाएंगे तो रणथंभौर यहाँ पड़ता है। और रणथंभौर के इसने शासक को पराजित किया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। अगला इसने मध्य प्रदेश में एक स्थान पड़ता है मंदसौर के शासक को पराजित करके इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद इसने और अगला क्या किया कि ये 1227 ईस्वी में मंदसौर के परमार वंश की राजधानी हुआ करती थी, जिसको इसने अपने साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद 1231 ईस्वी में ग्वालियर का नरेश परिहार वंश का था, तो
तो ग्वालियर को भी इसने जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसने अपने दिल्ली के इर्द गिर्द ये सारा क्षेत्र इसने अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद ये फिर, और जब ये ग्वालियर पर जीत हासिल किया तो इसने अपनी पुत्री के का आकृति सिक्का पर खुदवाया और सिक्का पर उसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान, जो बेहद ही एक योग्य महिला थी, ज्यादा दिन तो शासन नहीं कर पाई, लेकिन उसका उसने सिक्के पर उसकी आकृति खुदवाया। इसके बाद इल्तुतमिश जब शुरुआत किया अपना शासन तो इसको कई तरह के संघर्ष से दो चार होना पड़ा। तो आरंभिक इसका संघर्ष क्या किया और कैसे इस संघर्ष में सफलता हासिल किया, इसके बारे में आप जरा जानकारी हासिल करें। पहला इसका था कि दिल्ली के अमीरों का दमन। दिल्ली जब यहाँ आया, चूंकि लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक का सेंटर था, यहाँ दिल्ली आया तो दिल्ली में तो पहले ही से सरदार सब थे। ये कुछ सरदार इसमें कुतुबी थे और कुछ आपका मोइजो तुर्क सरदार थे। ये बड़ा उदंड प्रवृत्ति के थे। तो ये दिल्ली आने के बाद इन दोनों को खात्मा किया, इन दोनों को पराजित किया, बहुतेरे को मारा और कुछ को बंदी भी बना लिया। तो इससे इसने दिल्ली के अमीरों का दमन किया। ये इसकी प्रारंभिक सफलता थी। इसके बाद एक यल्दौज था। यल्दौज भी ये जो था, ये गजनी का मोहम्मद गोरी के बाद कुछ एक दिन के बाद ये गजनी पर अधिकार कर लिया। गजनी पड़ता है अफगानिस्तान की तरफ। तो अफगानिस्तान की तरफ वर्तमान ये गजनी से क्या हुआ कि संयोग देखिए कि इसमें ये गजनी से इधर आकर के और इस साइड चला आया और यहां पर एक शासक था, उसका नाम था कुवाचा। कुवाचा को इसने भगा दिया और कुवाचा को भगा दिया और ये अपना क्षेत्र यहां तक ये आया कर लिया। लेकिन संयोग देखिए कि इसको भी क्या हुआ कि आगे जाकर के चंगेज खां हम लोग कह ले या हम लोग कह सकते हैं, जब मंगोल का आक्रमण हुआ तो मंगोल का आक्रमण हुआ तो उस स्थिति में ये इधर से भागना चाहा तो अब स्वाभाविक है कि ये यहां से यल्दौज लाहौर से टप करके दिल्ली तक पहुंच सकता था। इल्तुतमिश को ये खतरा वहां पर गया। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, वो इधर से ये चल गया। बीच में तराइन स्थान पड़ता था, इन दोनों के बीच यहाँ पर मुकाबला हुआ। एक तराइन का युद्ध हुआ, छोटा सा ही युद्ध हुआ, जिस युद्ध में यल्दौज हार गया और यल्दौज को फिर यहां से पराजित करके और बदायूं भेज दिया और वहां पर इसकी हत्या कर दिया। इस तरह से यल्दौज की मुक्ति। हालांकि तराइन का यह युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध नहीं था। तराइन का युद्ध महत्वपूर्ण है मोहम्मद गोरी का और पृथ्वीराज चौहान का, जो दो युद्ध 1191 और 1192 में हुआ था, वो महत्वपूर्ण युद्ध है, निर्णायक युद्ध है, जिसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बतलाऊंगा। तो अभी तत्काल में ये जान लीजिए कि यल्दौज से इस तरह से मुक्ति इसको मिली। अगला था कुवाचा। कुवाचा का क्या हुआ कि ये कुवाचा इस क्षेत्र में था। कुवाचा चंगेज खां के डर से भागता फिर रहा था। संजोग देखिए कि चंगेज खां के डर से, इल्तुतमिश भी डर से न कह लीजिए या उसके प्रभाव से या उसके शौर्य से या आक्रमण की धार से, इल्तुतमिश का भी साहस नहीं था कि चंगेज खां से फाइट करना, इसलिए वो उससे दूरी बना करके रखना चाहता था। चंगेज खां की मृत्यु हो गई, तब इसने कुवाचा पर घेरा डाला। कुवाचा जब देखा कि हम चारों तरफ से गिर गए तो वो सिंध नदी में कूद करके आत्महत्या कर लिया। तो कुवाचा से भी इसकी मुक्ति हो गई। लेकिन इसने देखा कि बराबर इसके साथ उपद्रव हो रहा है, तो इसी पीरियड में, हालांकि आप ये जान लीजिए कि जब वो शासक बना था उसी पीरियड में इसने तुर्क-ए-चहलगानी का गठन किया। ये 40 सरदारों की टोली थी। तुर्क सरदार इसमें थे जो इसके वफादार सरदार हुआ करते थे, जो अपनी सुरक्षा के लिए उसने बनाया था। तो इसको कहा जाता है तुर्क-ए-चहलगानी का गठन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया था। ये तुर्क-ए-चहलगानी ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसके लिए निभाई थी। इसकी सुरक्षा में, इसके साम्राज्य के सुरक्षा में, इसके साम्राज्य विस्तार में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसके बाद आता है कि ये चाहा कि हमको एक वैधानिक स्वीकृति मिली। इसके लिए बगदाद के खलीफा के पास ये अपनी अर्जी लेकर के गया। खलीफा थे जो अपने आप को पैगंबर का वंशज कहते थे। ये जिस राजा को मान्यता दे देते थे वो स्वीकृत राजा
माना जाता था, शासक माना जाता था। तो बगदाद के खलीफा से 1229 में इसने विशिष्ट अधिकार पत्र हासिल किया और यह सुल्तान ए आजम कहलाया। आजम माने होता है राजा, और माने सुल्तान ही हो, हम कह सकते हैं कि ये शासक, ये सुल्तान ए आजम की उपाधि लिया। और वही खलीफा इसको खिलत कहते हैं कि सम्मान सूचक वस्त्र इसको दिया और कहा कि जाओ, अब तुम बिल्कुल विधिवत शासक हो। तो हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश प्रथम शासक था, भारतीय शासक, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। एक महमूद गजनवी भी लिया था, लेकिन वो आक्रमणकारी के रूप में आता था और प्रत्येक साल भारत पर आक्रमण करके लूटपाट करके चला जाता था। अब इल्तुतमिश के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य भी हुए, योग्य शासक था, इसने कुछ अच्छा कार्य भी किया, अच्छा कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे अच्छे कार्य इसने किए। तो इसने अरबी सिक्का चलाया, जिसमें तांबा का जीतल और चांदी का टंका, ये 2 सिक्का इसने चलवाया था। इसके बारे में कई बार प्रश्न पत्र में पूछ चुका हूं। अगला जो था कि इसने कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था, उसकी एक मंजिल को ही बनाते बनाते उसकी मृत्यु हो गई, घोड़ा पर से गिर करके चौगान खेलते वक्त। तो अचानक मृत्यु हुई और रिश्ते में तो इसका ससुर ही लगता था। तो इसने कुतुब मीनार का 3 मंजिल और पूरा करवाया और कुतुब मीनार का पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। इसके बाद सुल्तान गढ़ी में इसने एक मकबरा बनवाया और मकबरा में निजामुद्दीन महमूद को पहले दफनाया गया। और संयोग देखिए, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो वहां पर इसको स्वयं भी इसको दफनाया गया, तो इसको अपने भी दफनाया गया। अब एक प्रणाली आती है, इक्ता प्रणाली। इसने अपने सरदार कह ले, सूबेदार कह ले, या जो क्षेत्रीय महत्वपूर्ण अमीर थे, उसको ये वेतन नहीं देता था। वेतन देने की परंपरा अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में शुरू की थी। इसने क्या किया, उसको बड़ा सा राज्य दे देता था कि चलो तुम अपना यहाँ का उपज लो, तुम किसान में बांटो, उससे तुम टैक्स वसूलो और अपने अंदर तुम एक लोकल सेना का तुम उसका खर्च मेंटेन करो। हाँ, जब इल्तुतमिश को स्वयं जरूरत होगी तो सेना लेकर के हाजिर रहना है। ये इक्ता प्रणाली का आरंभ इल्तुतमिश ने किया था। इसके बाद इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। फिर चलिए, इसके दरबार में एक रहते थे मिन्हा उस सिराज, ये विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने तबकाते नासरी नाम की पुस्तक लिखी थी, जो मध्यकाल के आरंभिक पीरियड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देता है। काफी अच्छी जानकारी इससे मिली है। लेकिन हर शासक का एक न एक दिन अंत होता है, चाहे वो स्वाभाविक मृत्यु मरे, चाहे किसी युद्ध में मरे, चाहे किसी रोग से मरे, बीमारी से मरे, लेकिन मृत्यु तो होना ही होना है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 को हुई और मृत्यु से पूर्व भी इसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उत्तराधिकार घोषित कर दिया था। लेकिन संयोग देखिए कि इसकी मृत्यु हुई तो कुछ अमीर सब जो थे, लोकल अमीर सब, इसने षड्यंत्र करके इसके बेटा रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया। रुकनुद्दीन फिरोज में भी वही कमजोरी थी जो आराम शाह में थी, महापियक्कर, दारूबाज, अय्याश। तो उसके काल में उसकी मां शाह तुर्गान थी, वो शासन अप्रत्यक्ष रूप से चलाने लगी। शाह तुर्गान थी दासी थी, तुर्क दासी। अब दासी को यदि अप्रत्यक्ष रूप से रानी बनने का मौका मिल जाए और इतना बड़ा शीर्ष पर पहुंच जाए तो उसका तो खोपड़ी तो डैमेज होना ही है, खोपड़ी तो उसका खराब होना ही है। वो आय बाय करने लगी और इल्तुतमिश के जो मूल परिवार के सदस्य थे उसी को अपमानित करने लगी और अपना जो पेटेंट सरदार था, जो उसका चापलूस था, उसको वो अपना पोजीशन पकड़ाने लगी अच्छा जगह। परिणाम हुआ कि जनता बहुत जल्दी नाराज हो गया, जनता खफा हो गया, अमीर सब नाराज हो गए, विद्रोह की स्थिति आने लगी। उसी स्थिति का फायदा उठा करके रजिया सुल्तान ने आकर के एक लाल कपड़ा से भीख मांगी कि आप यदि समर्थन हमें दें तो मैं शासका बनने के लिए तैयार हूं। और रजिया सुल्तान उसके बाद दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासका बनी, जिसके बारे में मैं कभी आपको बाद में बतलाऊंगा। यदि आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको अच्छा लगा तो आप सुनील जी कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।